नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः आपसे मिलने के लिए और मिलाने के लिए हमारे अतिथि जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, और हम उनसे चर्चा करेंगे सदा की तरह उनकी साहित्यिक यात्रा पर। अनीता जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, अनीता जी की बड़ी खूबियां हैं। ये कई विधाओं में लिख रही हैं और 11 किताबें अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं और करीबन आधा दर्जन किताबें डिफरेंट जगहों पर पाइपलाइन में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ज्योतिष में भी वो प्रैक्टिस कर रही हैं और ज्योतिष में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो एक साहित्यकार के लिए ज्योतिष के साथ चलना थोड़ा कठिन होता है। हम देखेंगे कैसे चल पा रही हैं, क्या गूढ़ तत्व है कि वो इतना विविध प्रकार का काम कर लेते हैं। तो स्वागत है अनीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अवसर को देने के लिए। आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अनुस्वार मंच पर आपसे साहित्यिक चर्चा करेंगे और पहला सवाल जो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, वो ये है कि साहित्यिक परिवेश या बल्कि कहना चाहिए लिखने का काम कब से शुरू किया आपने और कौन आपका प्रेरणा स्रोत था? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सभी को बताने का मन करता है कि कोई पूछे कि हमने कब से ये लेखन शुरू किया। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। और कब से शुरू किया का जवाब इस तरह से देना चाहूंगी कि मैं जिस परिवार से आती हूँ वहां पर मेरे पिता को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और माता जी को तो पढ़ने का इतना शौक था कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे घर में चारों तरफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की पुस्तकें और साथ में और बाहर से खरीदे हुए उपन्यास और नावल बिखरे रहते थे। और हमारे फादर, उनको भी लिखने का शौक था, बट वो उर्दू में लिखते थे। उन्होंने बहुत गजलें लिखी, बट कुछ ऐसा रहा कि वो अपनी पुस्तक को प्रकाशित नहीं करवा पाए, तो उनकी वो गजलों को भी अभी हम प्रकाशित करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप अगर उसका तर्जुमा करा सकें हिंदी में तो अच्छी किताब छापी जा सकती है। बिल्कुल, ये काम भी आप ही करेंगे। हम आपके यहाँ हमारी काफी रही है, तो ये उसमें लिस्ट में है एक और नया काम। तो वापिस आती हूँ जवाब पर कि हमने कब से लेखन शुरू किया। तो जैसे बताया कि घर का माहौल ही ऐसा था, तो उनको पढ़ते हुए देखकर मन में पढ़ने की इच्छा जागी। और एक दिन हमने माँ को बोला कि कुछ एक हमारे लिए भी किताबें लेकर आया करें। तब इतना ज्यादा तो साहित्य गूढ़ नहीं पढ़ पाती थी, पढ़ लेती थी, समझ नहीं आता था। तो वो छोटी छोटी कहानी की किताबें, कविताओं की किताबें जब लेकर आने लगी हमारे लिए, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एक दिन हमने भी एक कविता लिख दी जिसका नाम था गुड़िया। वेरी नाइस। बट वो गुड़िया कहीं प्रकाशित तो नहीं हुई, बट वो कविता स्कूल के स्टेज पर, मंच पे कई बार हमने पढ़ी और काफी सराहा गया उसको। तो बस यहीं से ही लेखन की शुरुआत हुई। फिर कॉलेज आई तो कॉलेज की पत्रिका में लिखना शुरू किया। कॉलेज की पत्रिका को संपादित किया, फिर संपादित वाले काम में आ गई। फिर यहाँ आकर अखबार निकाली, उसको संपादन किया। तो इस तरह से लेखन की और संपादन की हमारी शुरुआत। धीरे धीरे विकास होता गया और लेखन में आती चली गई। हम आपको वापस ले चलने वाले हैं गुड़िया सुनने के लिए, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है अभी। वो इंडिया में पड़ी है। इस बार अभी जब जाऊंगी भारत तो वहां से जरूर उठा कर लाऊंगी। हाँ, तो ऐसा करिए। हमारे अनुस्वार पत्रिका में एक स्तंभ होता है कि हमारी प्रथम जो रचना है वो क्या थी और उसकी बैकग्राउंड क्या थी। मगर कुछ याद है हमको पंक्तियां, मगर इतनी बढ़िया से याद नहीं है कि उसको अभी सुना पाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो आप क्या करेंगे कि उस कविता को प्राप्त करेंगे, मंगवाएंगे, और उसमें थोड़ा सा एक पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। आप ये लिखेंगे कि कहानी किस सोच में, किस विचार में, सारी कविता किस विचार में लिखी गई है, और अनुस्वार के प्रथम रचना के स्तंभ में हम उसे प्रकाशित करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात, आपने हमारी मन की इच्छा पूरी कर दी। तो बस वैसे ही पढ़ते पढ़ते ही लिखना शुरू हुआ। और उन दिनों हमारी मदर को भी शिवानी बहुत पसंद थी, तो शिवानी जी की बहुत सी हमने उपन्यास पढ़े। अमृता प्रीतम जी हमारी पसंदीदा कवित्रियों में से हैं। तो बस इनको पढ़ते पढ़ते ही लेखन में आ गई थी। बहुत सुंदर। तो फिर साथ में पढ़ाई भी जारी करी और
लेखन भी जारी रहा। फिर हिंदी में रुझान था तो एमए हिंदी में किया, फिर अंग्रेजी रुझान था तो एमए अंग्रेजी में किया, फिर पीएचडी किया, फिर सितार सीखा, कथक नृत्य सीखा, जर्मन भाषा सीखी और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और भारत में प्रिंट मीडिया और टीवी और आकाशवाणी में भी काफी जुड़ी रही। जय हो अनिता जी की जय हो। तो आपकी प्रथम रचना के बारे में तो हमने सुन लिया, गुड़िया नाम की रचना है, जिसे हम अभी आपके पास न होने की वजह से अनुस्वार में प्रकाशित करेंगे अपने दोस्तों के और अपने दर्शकों के लिए। और दूसरी चीज आपकी बातों से ये स्पष्ट हुई कि आपकी पहली जो रचना थी वो कविता थी। बड़े रुचि की बात है, जानने लायक बात है कि अभी तक जितने इंटरव्यू लिए हैं उनमें से 95% लोगों की पहली रचना कविता थी। कविता जो है वो जीवन है और जीवन ही कविता है। कविता लिखने वाले इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। जो कविता अंदर से आती है और उसमें एक स्फूर्ति होती है और उसके लिए एक ऐसा पैमाना नहीं होता, कोई उसके लिए फॉर्मूला नहीं होता। आपकी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति और सोच जब आपके कागज पे आती है तो वो कविता बन जाती है अपने आप। थोड़ी सी कल्पना जरूर होती है जिसमें बन जाती है। और जहां तक कहानी की बात है उसमें फार्मूलों की जरूरत पड़ती है और बहुत सी अलग सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कविता लिखना ज्यादा इसलिए प्रिय होता है कि वो जीवन के बहुत नजदीक होती है। ये मेरा मानना है। इसमें संशोधन करना चाहूंगा। संशोधन ये कि कविता लिखना सरल नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा से वो उजागर होकर के निकल करके ना आए सामने, आप कविता लिख नहीं सकते प्रयास करने से। तो इसलिए कविता अन्य विधाओं से कठिन है। आत्मा की अभिव्यक्ति ही कविता है। अभी अभी हमने एक लेख आज पूरा किया है। वो लेख का है कविता और आध्यात्म। बहुत बढ़िया। ये बताइएगा कि वो अध्यात्म के साथ कैसे कविता को भेजिए जल्दी से भेजिए, आज ही भेज दीजिएगा। आपको भेजती हूँ वो भी। इसलिए क्योंकि अनुस्वार की अगली पत्रिका प्रिंट में जा रही है और आपका सब्जेक्ट नया है, हम डाल देंगे, मैगजीन में शामिल कर लेंगे। क्या बात है, आज तो सोने पे सुहागा हो रहा है हमारे लिए। नहीं देखिए, हमारे पास विभिन्न स्तंभ हैं। अगर किसी रचना विशेष के लिए हो तो हम अनुस्वार में उसको ले सकते हैं। हम अगर रचना से बड़ी है या कई रचनाएं हैं तो मिलकर के किताब का फॉर्म बनता है तो किताब ले सकते हैं। ऑडियो वीडियो हम कर सकते हैं। वीडियो जो ई बुक्स हैं वो हमारी ग्लोबली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हमारी इंडिया नेट बुक्स अमेरिका में भी हैं, तो हमें ग्लोबल वेबसाइट अमेजॉन की मिल जाती है। तो थोड़ा सा हम लोगों का कार्यक्रम या व्यवस्था थोड़ी डिफरेंट है और प्रकाशकों से। थोड़ा कारपोरेट का टच आ जाता है, क्योंकि मैंने 35 साल कारपोरेट हाउसेस में गुजारे, तो उसका फर्क थोड़ा सा होता है। खैर, हम वापस चलते हैं अपने साक्षात्कार के प्रश्नों पर। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो भी विवेचन किया है, जो रचनाएं की हैं, उसमें कौन कौन सी विधा है? देखिए, जहां तक विधा की बात है, सभी विधाओं में लिखने की पूरी कोशिश की है। जैसे आप कहें, माँ को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, तो इसलिए उस तरह की सभी विधाएं ही बिल्कुल बच्चों की माफी। जैसे कविता तो आपको बता ही चुकी हूँ, कविता में लिखा। अभी लघु कथाएं, वो भी पुस्तक आपके यहाँ से प्रकाशित हुई है, लघु कथा लिखी है। अब जी कहानियां भी, बड़ी कहानियां भी लिख रही हूँ और हाइकू लिखे हैं बहुत। और हाइकू, सदोका, चौका, तांका, मैया, ये सब लिखा है। और इसके अलावा आलेख भी लिखती रहती हूँ और ज्योतिष के अध्यात्म पे तो लिखती ही हूँ। तो सभी विधाओं तो हमारे लिए आश्चर्यजनक विषय है, क्योंकि अब बता देता हूँ कि मेरी भी रुचि है। जी क्या बात ये हमारी बात को जी। तो बहुत अच्छा किया आपने। आपकी हाइकू की किताब शायद हमारे पास अभी पेंडिंग पड़ी, आपने रुकवा दिया था, उसको निकाल दूं? नहीं, निकालिएगा मत। उसको रुकवा इसलिए दिया था कि बीच में क्या हुआ, एक तो हम अस्वस्थ काफी रहे, जब भारत आई थी काफी अस्वस्थ हो गई थी, और दूसरा इसी बीच एक मराठी अनुवाद करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके हाइकू का मराठी अनुवाद करना चाहता हूँ। तो वो हमने वो पुस्तक
से अनुवाद करवा लिया है। तो अब इस तरह से कुछ विचार है कि हिंदी का एक हाइकू और मराठी का एक हाइकू, एक पन्ना उसका और एक पन्ना उसका, इस तरह से आपसे किताब के ऊपर चर्चा मत करिएगा, सुझाव है सिर्फ मेरा, इसलिए क्योंकि ये ऑर्नामेंटेटिव तो हो जाता है, लेकिन द्विभाषी जो किताब होती है वो दर्शकों को नहीं खींच पाती, क्योंकि टाइटल में आप क्या देंगे, क्या समझेंगे, वो नहीं समझ पाए तो वो खरीदेंगे नहीं। इसलिए दोनों भाषा की किताबें अलग अलग छापी हैं। अच्छा, अलग अलग करें, ओके। हाँ। हमारा अलग अलग करना ही था, मगर एक हाइकूकार है, बहुत उनका नाम है हाइकू में, उन्होंने ये सुझाव दिया तो थोड़ा सा माइंड हमारा भी बदल आपने गया। अपना तो सोचना, मैं तो मार्केट के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि मराठी आपकी ट्रांसलेटेड होकर के आएगी, आपको मराठी का ज्ञान है नहीं, और चूंकि एक ही किताब में अगर सब रखेंगे, एक ही किताब में सब में रखेंगे तो किसी भी बातचीत या पुस्तक चर्चा में वो थोड़ा सा अनिश्चित हो जाएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो इस पर विचार करिएगा। खैर, हम आपको आगे ले चलते हैं। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी विधाओं में या कई विधाओं में जब आपने काम किया तो ये जरूर होता है कि हमारा किया हुआ हर काम हमें पसंद होता है, या हमारे लिए एक बच्चे मानस पुत्र के समान है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने मस्तिष्क में या दिमाग में एक पसंद होती है जी। तो सारी विधाओं में से छांट करके आप वो कौन सी विधा बोलेंगे जो आपको ज्यादा पसंद है? देखिए, अगर आप पसंद की बात करते हैं, कविता तो हमें प्रिय है ही, बट पसंद की अगर आप बात करते हैं कि वो तो हम हाइकू को बोलेंगे। वेरी गुड। क्योंकि एक तो नवीन है, नवीन, बिल्कुल। दूसरा, एक इतनी लंबी कविता जो आप 10, 15, 20 लाइनों में जो वो कविता में आप कहना चाहते हैं, उसी को ही आप अगर 3 पंक्ति में और 17 वर्ण में अगर आप वो पूरा निचोड़ हाइकू में ले आते हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही काव्य साधना के रूप में हाइकू निखर के आता है, जो आपकी काव्य की साधना है। क्योंकि इतने एक पूरे सेंटेंस को, एक वाक्य को तोड़कर हाइकू लिखना नहीं होता। पूरी, जैसे अब हाइकू का नाम हमने दिया है बोनसाई, एक बड़ा वृक्ष होता है वो कविता, ठीक बोनसाई हो गया, वो हाइकू हो गया। और बोनसाई तो हो गया, ठीक बात है, बड़ी बात को छोटे में किया तो बोनसाई भाव, बहुत सही है टाइटल दिया। तो एक हाइकू अपने आप में पूरा एक काव्य बन सकता है, अगर आप उसमें पूरा इस तरह से शब्दों को लाएं और भावों को लाएं। ठीक बात। तो इस लिहाज से हाइकू हमें बहुत प्रिय है। मैं लोगों से बातचीत होती है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे लघु कथा में 1 लाइनर होते हैं जी, उसी तरीके से हम लोग हाइकू को 1 लाइनर बोलते हैं। जी, तो हाइकू हमें इस लिहाज से ज्यादा प्रिय है। बाकी तो सभी विधाओं में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि मन की छटपटाहट आपकी जहां निकले, और शब्द जिसमें जिंदगी का मुस्कुराना, रूठना, मनाना, सोच, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इस तरह की अभिव्यक्ति अगर आप जहां भी जिस भी विधा में लिखें और वो पाठक को पसंद आए, उनके दिल तक पहुंचे, वही विधा सबसे अच्छी मानी जाती है। परफेक्ट। सामाजिक परिवेश से कितना प्रभावित होते हैं आप अपने लेखन कार्य में? सामाजिक परिवेश की बात आप जहां तक करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि कोई भी लेखक साहित्य समाज का दर्पण होता है, और लेखक समाज में आए हुए परिवर्तन को लिखता है, और कभी कभी उस परिवर्तन को अपने लेखन से समाज तक पहुंचाता है। तो इस लिहाज से सामाजिक परिवेश का तो बहुत ही ज्यादा एक अहम रोल है। अब आप जैसे देख लीजिए, आजादी के वक्त, उस वक्त जब लिखा जाता था, कविताएं लिखी जाती थी, तो काफी जोश से भरी हुई, आपके वीर रस से भरी हुई कविताएं होती थी, और वो सामयिक बन जाती थी और काव्य भी बन जाती थी। तो इस तरह से समाज का लेखन पे तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। कभी हम अपने लेखन से परिवर्तन लाते हैं, कभी परिवर्तन के द्वारा हम लिखते हैं। बहुत सुंदर। आपके लेखन कार्य में जो छोटी लघु कथाएं आपने लिखी हैं या जो आपने कहानियां लिखी हैं, उन सब में से कहाँ से भी आपको कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद है? लघु कथा में पात्र पसंद, तो देखिए, ये तो हर एक रचना का अपना एक मूड होता है, मूड के हिसाब से और परिवेश के हिसाब से वो आपसे रचना लिख जाती है अपनी। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे हमने लघु कथाएं लिखी हैं,
अब यहाँ क्योंकि प्रवास में रहती हूँ, अमेरिका में रहती हूँ, तो यहाँ रहकर यहाँ के सामाजिक परिवेश, वातावरण, यहाँ की सोच, यहाँ हमने जो मुश्किलें सही हैं, जो जी आसपास से सुना, देखा, समझा है, उसी को लेकर ही हमने लघु कथा ज्यादा लिखी है। बहुत सही। जी, तो क्योंकि हमारी जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक लघु कथा हमने लिखी थी, दिस इज अमेरिका। तो वहां पर ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने जिस पात्र के ऊपर वो लिखा, वो हमारे घर के सामने एक सज्जन रहते हैं, अमेरिकन मूल के वो व्यक्ति हैं, बट बेटा छोड़ के चला गया, बिल्कुल अकेले हैं, और अकेलेपन की वजह से वो जी नहीं पाते हैं। और हमें वो कहते हैं, जो नायिका है लघु कथा की, उन्हें वो ये कहते हैं कि आप अपने देश वापस चली जाओ। तो वो हैरान होती है कि मैं इतनी दूर यहाँ पर लिखने पढ़ने आई हूँ, डॉलर कमाने आई हूँ, मुझे ये अपने देश वापस भेज रहे हैं। तो वो कुछ दिन उनसे मिल नहीं पाती हैं। तो जब एक दिन आती है अचानक, तो देख रहे हैं कि वो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर 911 पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो पता करने पर ये पता चलता है कि वो अकेलेपन से इतने ग्रसित थे कि उब गए कि अकेला रहना कितना मुश्किल था। इसलिए वो सलाह दे रहे थे नायिका को कि तुम अपने देश, अपने लोगों में चली जाओ, ताकि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कटे। तो ये एक सोच है जिसने लिखवा दी हमें, जबकि ये सच है, ऐसा हुआ, बट उसकी वजह से कविता, ये कहानी एक लिखी गई हमसे। तो सामाजिक परिवेश और वातावरण भी लिखवाता है आपको। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपको एक 4 लाइनर सुनाता हूँ इसी संदर्भ में। जी जरूर। मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, अपने हाथों में अपना ही हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हम कहते कितना भी, लेकिन खुद पे नियंत्रण कितना है वो वक्त पर ही पता चलता है। दुनियादारी में कितना ही खोया मन, दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन। क्या बात है। ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उस ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करते और हम उससे दूर भागते हैं। तो दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन। दुनिया भर से मिलना जुलना याद रहा, दुनिया भर से मिलना जुलना याद रहा, और खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे भाव। घटनाएं कितनी भी, लाइफ इज इवेंटफुल, तो घटनाएं कितनी ही पर इतिहास नहीं, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं। तो सूनापन बड़ा कठिन है, और हमारा एक संकलन तैयार हो रहा है जो 2023 में पब्लिश करूंगा। जी। तो अब अकेलेपन पर है वो विभिन्न दृष्टांत, जैसे आपने अभी बताया वैसे ही दृष्टांतों को देख करके लिखने का प्रयास किया। कविता हमने भी लिखी थी 60 साल की उम्र वालों के ऊपर। जब 60 साल है तो किस तरह से उनको जीना चाहिए, ठीक बात। वो भी इसी संदर्भ में अगर अवेलेबल हो आपके आसपास तो उसको सुनाइए। जरूर, बिल्कुल। तो अब आपने सुनाई है तो हमारा भी मन किया कि हम भी उसी तरह से जुड़े हुए विचारों को लेकर लिखते। हम लोग यहाँ मिलिट्री स्टाइल में साक्षात्कार करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं। तो इस कविता का शीर्षक है 60 साल की उम्र वालों। जी। तो 60 साल की उम्र वालों, बचे सालों को समेटना सीख लो। इंसान 80-85 साल तक ही जीता है, तो बचे हुए सालों को समेटना सीख लो। दिल के जख्म छुपा कर रखना, वरना मरहम की चाह में नमक ही छिड़का जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर औलादें अलग हो जाती हैं, अकेलापन हो जाता है, तो वरना मरहम की चाह में नमक ही छिड़का जाएगा। 60 साल की उम्र वालों, मुरझाने की तो बहुत वजह होंगी, जब मौत का राज समझ लोगे तो जीना भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। 60 साल की उम्र वालों, पुराने दिन तो अब नहीं आने वाले जी। या तो आप में ही रहना सीख लो, नहीं तो वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। 60 साल की उम्र वालों, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ लिखने से दिल लगा लो जी। बाकी दोस्तों के साथ समय बिताया जाएगा। अंत समय आप पहले जाओगे या हम पहले जाएंगे,
इसका भी हिसाब दोस्तों से लगाया जाएगा। तो 60 साल की उम्र वालों, दोस्तों के साथ समय बिताया जाएगा। हंसी, हंसना, हंसी तुमने बिस्तर के सराहने रख छोड़ी है। हंसना भूल गए हैं बेचारे। हंसी तुमने बिस्तर के सराहने रख छोड़ी है, बस जरा बीच बीच में गुदगुदाते रहा करो उसे। बस जरा बीच बीच में गुदगुदाते रहा करो उसे। 60 साल की उम्र वालों, हंसना सीख लो। इंतजार तो दूसरी ओर भी कर रहा था पत्थर कि कब राम नदी पार करेंगे, आकर उस पर बैठेंगे और जी उठेगी अहिल्या। तुम मन वीणा के सोए तार बजने दो। 60 साल की उम्र वालों, तुम मन वीणा के सोए तार बजने दो। मन दर्पण में झांक के देखो। 60 साल की उम्र वालों, अपने एकाकी मन को तुम ही आप बहलाते हो। कौन तुम रातों के प्रहरी जुगनू सा जल जाते हो। 60 साल की उम्र वालों, यह मोह माया तो एक छलावा है बस। यह मोह माया तो एक छलावा है बस। ऊपर तो केवल खाली हाथ आया जाएगा। ऊपर तो केवल खाली हाथ ही जाया जाएगा। बहुत अच्छा लिखते हैं। तो रहना जी। अभी और प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। बस हो गया। जी। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप छायावादी भाषा कैसे लिख लेते हैं? छायावादी भाषा कैसे लिख लेते हैं, इसका बड़ी प्रांजल भाषा है, प्रांजल भाषा है आप जो लिखती हैं। आपकी भाषा में प्रवाह भी है और प्रांजलता भी है, जो छायावाद के गुण थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे लिख लेती हूँ, कभी इस तरह से सोचा नहीं है। बस यही कह सकती हूँ कि मन की छटपटाहट, संवेदनशील मन और जिंदगी की बगावत, कभी बेबसी की बगावत, कभी कह सकती हूँ कि आत्मा की अभिव्यक्ति, अध्यात्म से जुड़ाव, जिंदगी क्या है उसको बहुत नजदीक से देखा परखा है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो रचना के लिए अपने आप ही मदद कर देती है, और कुछ शब्द ऐसे अपने आप ही आ जाते हैं जो अभिव्यक्ति के माध्यम बन जाते हैं। एक प्रश्न इसी संदर्भ में, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बस इसी तरह से जो है वो हमें लिखने में सहजता और सुविधा महसूस होती है। तो स्वाति ही शब्द आते हैं, कुछ उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करती हूँ। हाँ जी, वो तो दिख रहा है, जो प्रवाह है आपकी भाषा में, उससे ये दिखता है कि आपने भाषा पे कमांड कर लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम दो वाद कंपेयर करें। एक तो छायावाद जिसमें वेदना थी, करुणा थी, मानवीकरण था, प्राकृतिक संदर्भ थे जो आदमी को प्रफुल्लित कर जाते थे। तो एक हाथ पे वो भाषा, वो कथानक या वो शैली या वो विषय वस्तु है। दूसरे हाथ पे रूखी सूखी प्रयोगवादी या समकालीन कविता है, जिसमें न तो वेदना है, न करुणा है, न ही मानवीयता, मानवीय व्यवहार की बात है। यथार्थ जब सामने रखा जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो बड़ा रूखा सूखा खुरदुरा होता है। तो क्या खुरदुराहट जो है वो कविता का भान या कविता का महसूस कराती है? क्या आजकल की कविता में गेयता है कि उसे गाया जा सके? और अगर ये नहीं है तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान को छायावाद के साथ थोड़ा थोड़ा जोड़ देना चाहिए? आपके विचार? आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि वर्तमान को छायावाद के साथ थोड़ा थोड़ा जोड़ देना चाहिए। कविता में गेयता नहीं है। गेयता लाने के प्रयास में बहुत सी कविताएं इतनी फूफड़ बन जाती हैं कि वो सिर्फ मंच में बोलने लायक ही रह जाती हैं। तो वो इसमें मसाला चुटकुला भर के वो जो मंच में परोसा जाता है, उस तरह की कविताएं जो है वो कह सकती हूँ कि आपके अंदर की जो कसमसाहट है, जो गुस्सा है, जो चीजें आप बेबस महसूस करते हैं, वो वहां पे आप उसको इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप संवेदनशील हैं और आप हर चीजों को समझते हैं और नजदीक से देखा है आपने जिंदगी को, दुनिया को, तो आपकी भाषा हमेशा बहुत ही एक अच्छी भाषा रहेगी और पाठकों तक हमेशा पहुंचेगी और वो समझ पाएंगे आपकी भाषा को। क्योंकि कविता हमेशा एक स्फूर्ति लाने वाली होनी चाहिए, ना कि झुंझुलाहट और ठीक बात है। जो रूखापन है कविता का वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि काव्य में रसात्मक रस कहाँ है? एक सपाट बयानी है किसी यथार्थ घटना की या किसी परिस्थिति की, तो सपाट बयानी से न तो उपचार निकलते हैं
न उससे मन ताजा होता है। तो क्यों ना थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए और छायावाद का इनपुट थोड़ा सा वर्तमान में ला करके चीजों को और ग्राह्य बना दिया जाए। तो हमने इसके ऊपर चर्चा शुरू की है, तकरीबन कई कॉन्फ्रेंसेस में या कार्यक्रमों में हमने इस पर लोगों के सामने प्रश्न फेंका है। लेट अस सी क्या होता है। और मेरा कहना है कि अब उदारवादी हो जाओ। तो बिल्कुल, क्योंकि कविता जो है वो सांकेतिक होती है, उसमें आप बिंब का यूज करते हैं, उसमें आप कल्पना शक्ति को भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उदारवादी तो उसे होना ही चाहिए। हाँ, अगर उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, अगर आप ये सब कुछ उसमें यूज करते हैं तो वो अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से कविता लिख जाती है, तो वो उदारवादी तो अपने आप होना चाहिए हाँ। उसमें। तो मैंने नया तर्जुमा दिया है। कल हम इस उदारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। हमने एक श्रृंखला निकाली है कवि के मन से, जिसमें आप अपना प्रस्तावना खुद लिखते हैं और चयन अपने प्रकाशित या अप्रकाशित सामग्री से आप स्वयं चयन करते हैं, और वो आपकी किताब अलग से बनती है कविता की, जिसमें आपके अब तक के या समकाल तक के जो गीत हैं या कविताएं हैं उनको शामिल करते हैं। तो कल पहला सप्तक जा रहा है 7 कवियों की, प्रथम सप्तक कवि के मन से। कल 4 बजे से उद्घाटन है। आपको लिंक मैंने भेजा हुआ है, और वो हम कोशिश करेंगे जूम पर भी उपस्थित रहे, तो आप वहां से शामिल हो सकते हैं। इसमें जो 7 कवि जा रहे हैं वो हमारे सबसे बुजुर्ग कवि डॉक्टर रामदरस मिश्र हैं, जो 99 वर्ष पूरे कर चुके हैं। वो हमारे सबसे अग्रज हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं कल। ये मैं आपको 4 बजे से है, थोड़ी देर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मन हो तो अपनी कविता भी सुना सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक कार्यक्रम के बाद कवि काव्य संध्या होगी। आपको शाम को सुन। वैसे आप यहाँ पर 3:30 बजे नींद खुल जाए तो आ जाइएगा, नहीं खुल जाए तो जय माता दी। ठीक है ना। हाँ हाँ जी, तो ये जी। अब सवाल ये आता है कि इस तरफ या पिछले कुछ दिनों में लेखन कार्य बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। नए नए लेखक पैदा हो रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो ये जो विस्फोट है, लेखन विस्फोट कहते हैं इसको, तो लेखन का जो विस्फोट हुआ है उससे साहित्य में कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पाठक जो है ना इस लेखन विस्फोट से प्रभावित नहीं हो सका। आपके क्या विचार? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चीज हमने भी कई बार महसूस की है। जिस गति से कुकुरमुत्तों की तरह जैसे ये लेखक पैदा हो रहे हैं, और उनमें क्या है कि आगे बढ़ने की होड़, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत उनको उसका जवाब चाहिए, तुरंत रिस्पांस चाहिए। और जैसे आज उन्होंने आज लिखा फेसबुक पे डाल दिया, क्योंकि फेसबुक माध्यम एक ऐसा बन गया है कि सब कोई अपना लिख लिख के उसमें डाल रहा है। और तो कुछ लोग तो लाइक करने वाले मिल ही जाते हैं, कुछ लोग तो बिना पढ़े ही लाइक कर देते हैं। बिल्कुल। तो वही हमने महसूस किया है कि एक तो कुछ पंक्तियां यहाँ से वहां से चुरा भी लेते हैं, जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो कुछ आपकी बिल्कुल वजह फरमाया, बिल्कुल वजह लिख दी, फेसबुक पे डाल दी, उसमें अगर थोड़े लाइक आ गए तो वो समझते हैं हम कवि बन गए, हम लेखक बन गए। और उसके बाद में अगले दिन ही उनको लाइक्स गिनकर तीसरे दिन उनको सम्मान की भी एक रहती है। सम्मानित हो रहा। तो उस चक्र में क्या होता है कि गुणवत्ता नहीं आ पाती उनके लेखन में। तो लेखक के लेखक हो रहे हैं, पाठक नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता का अभाव उस वजह से होता चला जा रहा है। तो थोड़ा अच्छा लिखने के लिए, अब देखिए आप लिखते हैं, हम लिखते हैं, और जितने भी लेखक हैं सब लोग रातों रात इतना लिख के नहीं इतने मतलब मशहूर हो जाते हैं अपने लेखन की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन्होंने पढ़ा है साहित्य को जितना आप पढ़ेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, उतना आपके लेखन में निखार आएगा। मुझे 48 इयर्स हो गए लिखते हुए, 48 इयर्स जानती हूँ, तभी कह रही हूँ कि आप लोगों ने तो साधना की है। तो जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं, अच्छा अब आप देखिएगा कि कभी आपको किसी लेखक का, किसी लेखिका का, अगर कवित्री का नाम लेना हो,
आपको हमेशा कोई, अगर आप हमसे ये पूछेंगे अनीता जी किसी का नाम बताएं, तो तुरंत हम बताएंगे अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, शिवानी। हमें कभी आज के लेखक जो फेसबुक वाले हैं दिमाग में नहीं आएंगे, नहीं आते। उनके नाम जहन में छप चुके हैं, जबकि उनको हम कभी कभार ही अब पढ़ पाते हैं। और जो रोज के लिखने वाले हैं उनको रोज सामने से वो गुजरते हैं, फिर भी जहन में नहीं रह पाते हैं क्योंकि गुणवत्ता का अभाव है। तो उसको निखारने के लिए अभी बहुत तपस्या की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा उसमें पेशेंस की जरूरत है। देखिए, आप कम लिखिए। आजकल प्रकाशन में डिजिटल एलिमेंट बढ़ गया, धीरे धीरे ये प्रकाशन जो है ना वो ई बुक की तरह होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, भविष्य में अगर डिजिटल पब्लिकेशन बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है उससे साहित्य को फायदा होगा या साहित्य को नुकसान होगा? क्या विचार है आपके? देखिए, किसी भी लेखक का मकसद तो ये होना चाहिए कि उसका लेखन सिर्फ हम तक ही सीमित ना रह जाए, हमारे आने वाली पौध भी उसको पढ़े। ठीक है, तो वो आने वाली पौध तभी पढ़ पाएगी जब उन तक चीज पहुंचेगी, और पहुंचने का जरिया अंतरजाल से, डिजिटल के अलावा कोई इस समय है नहीं जी। आज से 22 साल पहले जब हम अमेरिका आए थे, उस समय हम किताबों के लिए तरस जाते थे और पत्रिकाएं नहीं आ पाती थी, हमको कभी कोई आता से निवेदन करना पड़ता था, या कभी हम जाते थे तो अगर आप बाय पोस्ट मंगा रहे हैं तो 6-6 महीने में कोई आती थी और इतनी महंगी पड़ती थी, तो उससे हम काफी वंचित रहे लेखन से। अभी क्या है कि बदल गया है, इतना डिजिटल जमाना आ गया है कि आपको सारी किताबें, जैसे आप खुद भी उसमें इतना काम कर रहे हैं, तो ऑडियो बुक्स हैं और आपकी डिजिटल में सब कुछ है, इतने ब्लॉग्स हैं, इतना कुछ है कि तुरंत आप पढ़ लेते हैं। और ये गलत बात नहीं समझती हूँ, क्योंकि हमको वक्त के साथ बदलना है, वक्त के साथ ही चलना है। अगर वक्त की यही डिमांड है कि हमको उनके साथ रहना है और अंतरजाल में काफी जाना है और डिजिटल युग के साथ चलना है, तो उसके लिए तो उनके साथ हमें रहना ही पड़ेगा। बट इसके साथ साथ पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए। तो ये आपने बहुत बढ़िया चीज कही, पढ़ने की आदत। तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और वो पढ़ने की आदत तब होगी जब हिंदी के ऊपर आपका काम होगा, आप हिंदी का बढ़ावा देंगे। हालांकि इसमें डिजिटल का भी काफी बड़ा योग हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। लोग ऑनलाइन हिंदी सीखते हैं, पढ़ते हैं, और बॉलीवुड है, पिक्चर देखकर लोग यहाँ पर, अफगानी लोग इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हम देख के यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, गोरे लोग इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो उससे महसूस होता है यहाँ पर कि डिजिटल होने की वजह से ही, डिजिटल युग होने की वजह से ही हिंदी को बढ़ावा तो मिल रहा है, बट साथ में लिखना ही होना चाहिए, पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए। तो ये तो हमको बिल्कुल इसके माध्यम से ही हिंदी साहित्य को आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जरिया है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात। एक चीज प्रवासी भारतीयों में देखी जा रही है, वो ये कि भारत से दूर होने के बाद में भी जुड़ाव उनका बना हुआ है, जो कि होना ही चाहिए। तो उस जुड़ाव में उनकी जो प्रस्तुति है या जो वो लिख रहे हैं वो ज्यादातर इंडिया सेंट्रिक है, जबकि सही मूल्य की वस्तु तब आएगी या साहित्य तब आएगा जब वहां की चीजों को यहाँ के लिए प्रस्तुत किया जाए, न कि यहाँ की चीजों को वहां के लिए प्रस्तुत किया जाए। आपका क्या विचार है इस विषय में? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल इस तरह से है कि जैसे प्रवासी हिंदी साहित्य को और समृद्ध कैसे किया जाए, तो उसके साथ ही यही कहना चाहूंगी कि हम लोग, क्योंकि उसमें हम लोग भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, कहीं भी रहें हमारी जड़ें भारतीय हैं, भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं। उससे हम उनकी भारत की गतिविधियों से जो संचालित सोच हमारे पास है वो हम उससे अलग कर पाते हैं, तो वो गाहे बगाहे लेखन में आ ही जाता है। तो एक तो ये बात है। बट इसके साथ प्रवासी कथा साहित्य, जिसको प्रवासी साहित्य कहते हैं, उसके लिए हमें प्रवासी लेखन में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे नाम हैं प्रवासी लेखन जो कर रहे हैं, वो यहाँ के परिवेश, यहाँ के वातावरण, यहाँ की विशिष्टताएं, यहाँ के उपलब्धियां और यहाँ का जो भी समाज का सोच है, जो तौर तरीके हैं, उसको भी लेखन में ज्यादा दिखाएं और वो लेखन के जरिए पाठक तक पहुंचे कि अब ये प्रवास में ऐसा होता है, विदेशों में ऐसा होता
है भारत में ऐसा होता है, तो एक जी। तुलनात्मक लेखन भी उनको मिलेगा, तो उसमें थोड़ा और हमें काम करना काम चाहिए, करना ये बात पड़ेगा। आपने, और काम यही करना पड़ेगा। यही मैं जी इंगित करना चाहता था कि प्रवासी भारतीयों को चाहिए कि जिस देश में वो हैं उस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अगर अगर थोड़ा बहुत भी लिखें, ये नहीं कि सब वहीं के बारे में लिखें, सब कुछ लिखें, लेकिन थोड़ा सा कि भी वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, वहाँ के जीवन शैली के बारे में लिखें, या उन पर बुन करके कोई कहानियां लिखें, तो मुझे लगता है कि वहाँ के साहित्य के बारे में यहाँ समझ पैदा होगी और एक ज्यादा टाइट, मजबूत गांठ। नहीं, थोड़ा और काम करने की जरूरत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि आप भारत में जो हो रहा है वो भी हम नकार नहीं सकते, और नहीं, पर भारत के लोग भी, भारत के लेखक भी तो अमेरिका आते हैं, कहीं और विदेशों में आजकल आना जाना कितना आसान हो गया है, तो वो भी आकर यहाँ की भारतीय लेखक भी यहाँ के परिवेश को अपने लेखन में दिखा बिल्कुल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, देखिए बिल्कुल। मजे की बात ये, प्रवासी लोग ही नहीं, भारतीय लेखक भी प्रवासी साहित्य को, प्रवासी लेखन को और परिवेश को अपने लेखन में जाकर जब दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने क्योंकि ये अब तो मुहिम अमेरिका, मैंने ये मुहिम शुरू की है अनीता जी, और इस मुहिम पर हम कार्य कर रहे हैं। एक और विशेष करके हम आपको बता दें, हमारी एक फाउंडेशन है, बीबी फाउंडेशन के नाम से, तो उसने ये सुविधा दी है कि अगर कोई अनुवाद की पुस्तक हमारे सामने लाई जाती है, वो सार्थक अनुवाद लगता है और क्वालिटेटिव लगता है, तो उस पुस्तक का प्रकाशन हम फ्री करेंगे, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर ये तो भी बहुत, अनुवाद में एक सवाल खड़ा होता है अनीता जी की, साउथ के लोग अपनी भाषा से हिंदी में काफी तर्जुमाई कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के लोग वहाँ की भाषा, कोई और भाषा सीख करके या अपने हिंदी के साहित्य को उसमें अनुवादित नहीं कर रहे हैं। तो इस पे, इन चीजों पे काम करने की जरूरत है अभी, ऐसा लगता है। अब जानना चाहूंगा, प्रवासी, लंबा प्रवास आपका हो गया, 20 साल से अधिक हो गए जी आपको अमेरिका में, वहाँ के अंग अंग से और जगह जगह से आप परिचित हैं, वहाँ के लोगों से आप परिचित हैं और इंटरेक्शन भी बनाए रखते हैं लोगों के साथ। ऐसी दशा में आप, क्या परेशानियां प्रवासियों को होती हैं लिखने और प्रकाशित होने में, उनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली ये वाली। लिखने में तो परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है और लेखक तो पहले ही एक गहन सोच रखता है, अभिव्यक्ति जी रखता है, शब्द उसके पास हैं, और यहाँ का परिवेश भी वो अपने लेखक दिखाता है और भारत का भी दिखाता है। लिखने में परेशानी नहीं होती है, उसे पब्लिश करने में परेशानी होती है। जी उसके लिए हमको हमेशा भारत का ही मुंह देखना पड़ता है, वहां से ही हमको किताबें पब्लिश करवानी पड़ती हैं। प्रकाशन का काम अगर यहाँ जैसे आपने अभी शुरू किया है, प्रकाशन का काम यहाँ पर उसी तरीके से होने लग जाए और उतने ही लाइक कि हमारे पॉकेट को भी वो अलाउ करे, ये बाहर रह रहे हैं तो ज्यादा ना हो, तो यहाँ से प्रकाशन अगर होगा तो यहीं पर ही वो पढ़ने को साहित्य मिलेगा, तो हमें भारत की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक बात। आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने इंडिया नेट बुक्स एलएलसी के नाम से एक संस्था ऑलरेडी ओपन कर दी है और उस पर कुछ काम किया है। हम इंतजार कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों के थोड़े सहयोग का, कि किसी तरीके से और सामग्री हमारे पास आए तो हम यहाँ से करने की बजाय वहाँ करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बनाने के साथ साथ ये जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में सामग्री वहाँ मिले, पर्याप्त मात्रा में काम मिले। तो अभी इसी कारण से आधे से ज्यादा काम हम यहाँ कर रहे हैं, आधे से ज्यादा काम हम वहाँ कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रवासी भारतीय हमारे साथ जुड़े और हम कास्ट टू कास्ट काम करके जी देंगे उनको। हमारे जी, को, देखिए हम तो जुड़ आप तो जुड़ चुके हैं, आप जुड़ चुके हैं, हम नीलू तो जी जुड़ जुड़ चुके चुकी हैं हैं, और देवी नागरानी जो जुड़ चुकी हैं, दिव्या माथुर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन गति बहुत धीमी है। तो मैंने अभी ये सोच के रखा कि अक्टूबर नवंबर जब मैं अमेरिका रहता हूँ तो कुछ प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के साथ में, ताकि हम सबको बताएं कि भाई अगर ज्यादा काम मिलेगा तो कास्ट कम हो जाएगी, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो इसलिए अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो हम उस चीज को और तेजी से आगे बढ़ा सकते बहुत अच्छी बात है, जरूर जरूर, बिल्कुल।
हम अपने बारे में तो कह ही सकते हैं, बाकी और लोगों के बारे में भी बताऊं कि आपका उनके उनके लिए उनको आपका संदेश भेजूंगी और बताऊंगी कि इस तरीके से यहीं पे ये सुविधा में मिलती है, तो हम क्यों ना यहीं रहें और यहीं से करवाएं सब कुछ। बहुत अच्छी बात है जी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपका ये काम और आगे बढ़े और आपका प्रयास सफल हो। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों के सहयोग से ही सफल होगा और हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको कम से कम प्राइस पे दिला सकें, क्योंकि देखिए मेरे पीछे प्रॉफिट एलिमेंट या कोई बिजनेस मोटिव नहीं है। हम तो ऑलरेडी इतना कुछ देख चुके हैं एक बड़े ऊंचे पद पर रह करके एक कारपोरेट हाउस में, कि मुझे वो पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कि 100 हजार रुपए मेरे को इम्पोर्टेंट हो जाए। हमें इम्पोर्टेंट है काम, अच्छा काम हो, लोगों को पसंद आए और लोग प्रकाशित हों। तो इसलिए आप लोग सब लोग आइए, जुड़िए और हम आपके लिए क्या बोलते हैं सेवा प्रदान करेंगे जी। एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के सहयोग से ही सब कार्य होते हैं संभव। जी जी। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न तो मैं पूछूंगा ही, और वो प्रश्न ये है कि लिखने के अलावा आपकी अभिरुचि या इंटरेस्ट या हॉबी क्या है? जी, लिखने के अलावा अभिरुचियां जो है कि जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पत्रकारिता में तो हमेशा से रही हूँ, रुचि भी रही है। तो यहाँ जब अमेरिका आई थी तो यहाँ पर उन दिनों हिंदी की समाचार पत्र नहीं हुआ करते थे इतनी ज्यादा, तो बस हिम्मत करके एक समाचार पत्र शुरू किया था जिसका नाम था यादें। तो वो कई वर्षों तक हमने वो अखबार यहाँ पर निकाला, जो यहाँ के कॉन्सुलेट जनरल में भी जाता था और वहीं से उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था, और जिसके चलते दूतावास ने हमें हिंदी के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण भी भेजे और उन्हीं के साथ मिलकर फिर हमने यहाँ पर हिंदी सम्मेलन शुरू किए, काव्य सम्मेलन, और अपनी संस्था भी बनाई जिसका नाम है ग्लोबल हिंदी ज्योति, जिसके तहत हम हिंदी के यहाँ पर काम करते रहते हैं। और पहले तो काफी साल यहाँ पर स्कूल में हमने हिंदी की शिक्षा भी दी है, काफी हिंदी पढ़ाई है इधर जी। कम्युनिटी सेंटर में, स्कूलों में यहाँ पर हिंदी को पढ़ाई है और काफी काम किया है कम्युनिटी के साथ जुड़कर। और साथ में जैसे यहाँ पे भी संस्थाएं हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लोग जो भारत से यहाँ आते हैं जिनको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसके लिए आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर अनुवादिका और इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर का काम भी करती हूँ। एंड आई एम ऑन द पैनल ऑफ द स्टेट में, जैसे मान लीजिए किसी का इमिग्रेशन में कल इंटरव्यू है और उन्हें इंग्लिश बोली नहीं आती है, तो हमें बुलाया जाता है, हम वहां जाते हैं और उनके लिए वहां पर उनका अनुवादक का तौर पे काम करते हैं, इंटरप्रेटर के तौर पे काम करते हैं। तो बहुत सालों से ये काम खास तौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए कर रही हूँ जी। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, यहाँ पर अभी आए हैं, उनके लिए कर रही हूँ। तो इस तरह के बहुत से यहाँ पर अपने काम जी। और लेखन का काम तो चलता ही है, और साथ ही साथ में जैसे बचपन से ही अध्यात्म, पूजा पाठ और धर्म में रुचि रही है, तो उसी के साथ साथ उम्र के साथ साथ वो रुचि और बढ़ती गई, और जैसे जीवन को समझा है तो जीवन के बहुत से सवाल जब होते थे तो उनका जवाब नहीं मिलने से एक बार सोचा कि खुद ही जवाब ढूंढती हूँ, और इसलिए खुद ही ज्योतिष पढ़ा सीखा और यहाँ पर ज्योतिष का भी कार्य कर रही हूँ, साथ साथ ज्योतिष का कार्य फ्री में सेवा भी देती हूँ उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी इस तरीके से कम्युनिटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बाकी तो लिखना। आपको क्या लगता है कि प्रकाशक और लेखक अगर मिलके काम करें तो ज्यादा से ज्यादा पाठकों को जोड़ा जा सकता है, ऐसा सोचना है? आपका क्या विचार है इस बारे में? आपका ये सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाठकों की संख्या के विकास में हमें मिलकर काम तो करना ही होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी साहित्य तक पहुंचे और उनके दिल को छुए। पर यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हमारा लेखन ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाठक को लगे कि मुझ पर केंद्रित करके लिखा गया है। जैसे कहानी है, कहानी आसपास के वातावरण से ली जाती है और आपने इस तरह से उसको लिखा है कि वो सामने वाला पाठक पढ़ के बोल रहा है कि मुझ पर केंद्रित है, तो उसके मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो पहली बात तो हिंदी साहित्य जी, तो पाठक को ठेस नहीं पहुंचनी, ये ध्यान हमेशा हर लेखक को रखना चाहिए। और इसलिए हर लेखक की अपनी जो तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ रखना चाहिए, ताकि इस तरह से लेखन करे कि वो बहुत सुंदर वो
पहुंचाए, तो एक तो ये बात है। अब वो पाठक तक वो लेखन पहुंचे कैसे? अब वहां पर आपका प्रकाशक का काम शुरू होता है। अगर किताबें थोड़ी सी उनकी कीमत कम हो जाए और इजीली और आसानी से वो मुहैया करा दी जाए पाठक तक, तो अपने आप ही वो लेखन जो है वो प्रकाशक के जरिए पाठक तक पहुंचेगा, तो साहित्य अपने आप ही समृद्ध होगा। देखिए, कास्ट इनहिबिटिव होती जा रही है। मैं आज के 4 साल पहले जब काम शुरू किया था, तब अगर 100 रुपए की कास्ट आती थी, कास्ट की बात कर रहा हूँ, प्राइस नहीं, तब अगर 100 रुपए की कास्ट आती थी किसी चीज की, उसकी कास्ट आज की डेट में 160 रुपए की रेंज में है। जी, कागज के दाम जोड़े हो गया। जब कागज के दाम जोड़े हो गया और सर्विसेज, कल जिस काम के लिए हम 5 रुपए देते थे, आज उस काम के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। तो ये मूल्य जो है, इनके ऊपर एक छोटा सा कंप्रोमाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार प्रकाशक भी कहाँ से लाएगा। मूल्य का कंप्रोमाइज करने के लिए पाठक की संख्या बढ़ाई जाए, उत्कर्ष लेखन दिया जाए, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, पाठक को लगे कि बिना खरीदे, मतलब इस पुस्तक के लिए मैं इतना मोल देने को तैयार हूँ क्योंकि ये पुस्तक फलां ने लिखी है और इसमें बहुत ही उम्दा साहित्य मुझे पढ़ने को मिलेगा। अच्छा लेखन परोसेंगे तो पाठक जरूर उसे पढ़ेगा, उसके लिए मेहनत तो जरूर करनी होगी। इसीलिए हमने कहा कि हम लोगों को ऐसा लिखना चाहिए जो पाठक को दुखी ना करे, और पाठक तक पहुंचाने के लिए तो प्रकाशक का ही काम है कि वो पाठक तक पुस्तकें पहुंचाए। प्रकाशक कटिबद्ध है उसके लिए, प्रकाशक वहां से नहीं भाग रहा है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रकाशक जो बैठा है वो इसीलिए बैठा हुआ। लेकिन दोनों लोग मिलकर काम करें तो शायद इस स्थिति को तोड़ा जा सकता है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो ये जोड़ूंगी संजीव जी की बिना आप कितना भी डिजिटल युग में रह लें, वो जरूरी है, ये हमने पहले कहा। उसके बावजूद उसके भी हमें जो मजा किताब सामने रख कर पढ़ने में आता है ना, वो ऑडियो बुक में या बुक में पढ़ने में नहीं आता है। जैसे आप देखिए कि आज भी ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ने की बजाय सुबह अखबार हमारे बरामदे में हो और टेबल पर चाय की प्याली हो, उसकी खुशबू, उसकी महक, उसका स्वाद ही दूसरा हो जाता है। और जो पढ़ने का आनंद अखबार का सामने जो कुमार प्रिंटेड मटेरियल पढ़ने में आता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में नहीं आता। तो और आदत पड़ जाए अगर पढ़ने की, तो आदमी बिना पढ़े सो नहीं पाए, नींद नहीं आया। तो पढ़ने की आदत सबसे पहले हमको डालनी है, यहाँ पर पाठकों तक पहुंचानी है चीजें, और खासतौर से नई पौध, हमने पहले भी जिक्र किया, जो हमारी नई पीढ़ी है, ये तो यही खत्म ना हो जाए। नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए हमारे साहित्य को, और उनको हिंदी आनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम और हमारी जैसी बहुत सी संस्थाएं यहाँ पर प्रवास में तो कम से कम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध और अपने अपने तरीके से इस हवन में सामग्री सब डाल ही रहे हैं, ताकि हिंदी बच्चे भी पढ़ना सीखें। ऐसा सोचिए कि इस परिस्थिति को ईज आउट करने के लिए, प्रकाशन और ये सब चीजों को ईज आउट करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आई विल बी रेडी टू डू दैट। जरूर, आज आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, इस पर कुछ विचार करते हैं। जैसे ही कुछ समझ आती है बात तो डेफिनेटली आपसे एक मेरे को दिमाग में है, अगर आप उसे कन्वीन कर सके तो। दिमाग में ये कि एक तो डिस्कशन के लिए 5-10 लोगों को बुला लिया जाए जो और अच्छा लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं। एक किताब जिसी ने लिखी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तो बुला लिया जाए, एक चर्चा करी जाए कि प्रकाशक और लेखक के संबंध या उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, और कैसे दोनों मिलकर के पुस्तकों के विक्रय में योगदान कर सकते हैं, या पाठक को मोटिवेट करने में योगदान कर सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर हमको सजेस्ट करें तो हम एक जूम मीटिंग कर सकते हैं किसी टाइम पर। जरूर जरूर, ये बहुत ही अच्छा आपने सोचा है, और इस पर डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाने के लिए जितने भी काम कर पाएंगे जरूर जरूर जी। बहुत सुंदर। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उदीयमान लेखकों को या अपने पीयर लेवल पे? बस यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो आजकल फास्ट और इंस्टेंट जो रिजल्ट के चक्कर में आप कुछ भी लिख डालते हैं वो ना लिखें। साहित्य को पढ़ें आप, और उसको पढ़ें, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसको अपने दिल तक, अंदर तक आप अपना ले जाएं, उसको समझें, उसको अपने अंदर उतारें, आत्मसात करें,
आत्मसात करें, फिर उसके बाद में जी उसको, फिर उसके बाद में आप शब्दों का चयन करें, फिर आप लिखें, और लिखने के बाद में चाहे वो कविता हो, कहानी हो, जैसा कि मैं करती हूँ, और भी राइटर्स लोग करते होंगे, कि लिख कर आप उसे छोड़ दें, तुरंत छापने की होड़ में ना जाएं, उसको 2-3 दिन के बाद, कभी 1 महीने बाद उठाकर खुद ही पढ़ें, तो दोबारा आप पढ़ें। अपने लेखन इतनी गलतियां ढूंढ लेंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने तुरंत नहीं भेज दिया, और फिर आप उसमें संशोधन करेंगे, फिर उसमें और अच्छे से शब्द जोड़ेंगे, तो वो लेखन जो निखर के आएगा, वही कहना चाहूंगी कि आप अच्छा साहित्य, वो ज्यादा अच्छा आएगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। जी अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लेखन करें, और ये तभी संभव है जब आप उसमें चिंतन करें। चिंतन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। काफी यूजफुल और डिस्कशन रहा, विशेष करके प्रवासी भारतीयों को आने वाली परेशानियों आदि के बारे में जो आपने सूचना दी, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उनमें जो भी योगदान हमारा इंडियन रेड बुक्स परिवार दे सकता है वो देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग अपेक्षित है, और जरूर। मैं चाहूंगा कि इस विषय में डिस्कोर्स हो, थोड़े बातचीत हो, तो कहानियां या परेशानियां ज्यादा स्पष्ट पता चलेंगी, और हम लोग उसके लिए कुछ करने की स्थिति में रहेंगे। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने शॉर्ट नोटिस पर समय निकाल लिया, और आपके साथ जो परिचर्चा हुई उससे हमारे दोस्त और हमारे अनुस्वार मंच के सदस्य अवश्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रभावित होंगे, और उनको कई रास्ते दिख सकते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए हमारा जो अनुस्वार मंच है वो अलग से है, प्रवासी संगमन के नाम से। हम उसमें पहली किताब पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत से सारे कंट्रीज से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी कविताओं का संकलन है। इसके बाद हम दूसरा लाएंगे संकलन, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथा। फिर तीसरा लाएंगे कथा। व्यंग पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, व्यंग पर हमने 251 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकारों को लेकर के एक किताब ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। तो इस तरीके से हमारा जो कार्य है वो जारी है। आप सब लोगों के संदेश मिले, इशारे मिले और सहयोग मिले, तो हम चाहेंगे कि हिंदी के जो लेखक हैं वो आज अगर एक कविता लिखते हैं तो वो 5 कविता लिखें एक दिन में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपका अच्छी सी फसल पैदा हो। वही तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मौका दिया इस मंच के द्वारा अपनी मन की बात कहने का। मोदी जी तो नहीं हूँ, बट अनीता कपूर होने के नाते मन की बात कहने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं बहुत शीघ्र। जूम के द्वारा ये आसान हो गया है कि तो आप दूर बैठे हुए भी मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे शीघ्र ही, प्रवासी भारतीयों के प्रकाशन संबंधी समस्याओं पर एक चर्चा, अब इस चर्चा आप तैयार करेंगे। यू विल बी द कन्वीनर ऑफ द मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।